बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला एक बार फिर मौखर, जज अदालत से फरार। इस खबर पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हमने आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर देनी है। और वो एक्सक्लूसिव खबर ये है कि किस तरीके से अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तानी लॉबी इकट्ठे होकर वॉशिंगटन डीसी में शहबाज शरीफ या इसहाक डार के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी का पास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले ज़रा अल कादर ट्रस्ट केस के ऊपर बात कर लें। अल कादर ट्रस्ट केस क्या है ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, और उसकी तफसील में जाए बगैर जो आज हुआ वो बताएंगे कि एक ऐसा केस कि महज यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से जहां पर 100% स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 100% स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप पर पढ़ते हैं अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी रिसर्च के ऊपर जो है वो तालीम दी जाती है, जिसकी ना मलकियत इमरान खान के पास है, ना उसमें से कोई आमदन उनको या उनके किसी ख़ानदान के शख्स को हो सकती है। उसके बावजूद उनके ऊपर ये केस बनाया गया, और इस केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहा गया, ताकि ज़रा करप्शन का एलिमेंट नज़र आए, पैसों के नाम पर यह केस बने। तो ये जो अल कादर ट्रस्ट केस है ये बार बार मौखर हो रहा है। जब भी इसका फैसला आना होता है तो एक माहौल बनाया जाता है। इस बार भी आपने देखा कि पहले फैसल वोडा साहब आए, उसके पीछे तमाम टाउट सहाफ़ी आए। किसी ने कहा इतने सफ़ात का फ़ैसला है, किसी ने कहा इसमें ये लिखा है, किसी ने कहा ये सज़ा होगी, किसी ने कहा फ़ैसला तो ज़रूर होगा। और जज साहब ने कल रात को, मेरी खुद भी वकला से बात हुई थी, कल रात को उन्होंने वकला को ये बताया हुआ था, उनके अमले ने, जज साहब के, कि आपने 11 बजे आना है, 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। आज 10:30 से पहले ही जज साहब अदालत से फरार हो गए, क्योंकि ये तयशुदा था कि ये फैसला नहीं करना। और जैसे ही इधर से जज साहब फरार हुए, उधर से हुकूमती वज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। तो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड था, सब कुछ वेल प्लान्ड था पहले से ही, लेकिन पुअरली प्लान्ड था, मैं ये कहूँगा। बहरहाल उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहत आपको बताता हूँ कि एक तो आज 11 बजे फैसला सुनाना था, और बुशरा बीबी वहाँ पर 10:50 AM पर पहुँच गई। मीन अदालती जो टाइम दिया था उससे 15 मिनट 10 मिनट पहले पहुँच गई। और इमरान खान साहब तो थे ही उनके पास, मतलब जेल के अंदर थे, उन्होंने कहाँ जाना है, वो तो जेल के सेल में है, सेल में से निकाल के उन्हें अदालत तक लेके आना है, तो वो तो वहीं पर थे। और फिर वकला भी 11 बजे से पहले पहुंच गए। लेकिन जज साहब जो है उन्होंने अदालत की कुंडी लगाई, कुंडी तो वहाँ क्या लगानी है, खैर, क्योंकि जेल के अंदर अदालत हो रही है। बहरहाल जज साहब जो है वो 10:30 बजे ही फरार हो गए। अब एक तो हमारे पास जो एक्सक्लूसिव स्टोरी एक ज़राए दे रहे हैं, लेकिन ज़राए मुस्तनद नहीं है, इसलिए मैं उसे मुस्तनद खबर नहीं दूंगा। जब मुस्तनद नहीं होती तो मैं आपको बताता हूँ कि ये गॉसिप ज़्यादा है, लेकिन गॉसिप ये है कि इस केस के अंदर कोई मेरिट्स नहीं है। ये तो हमें पता है कि मेरिट्स नहीं है, लेकिन गॉसिप क्या है? गॉसिप ये है कि इस केस के अंदर क्योंकि कोई मेरिट्स नहीं है, तो जज साहब जो हैं वो रिलक्टेंट हैं। वो कहते हैं मेरा करियर तबाह हो जाएगा, सारी ज़िंदगी मेरे पर तोय लानत होगी, मैंने ये सज़ा नहीं सुनानी। और इस मामले के ऊपर मामला अटका हुआ है। जज जो है उसको धमकी देते हैं बार बार, और जज जो है वो रिएक्ट करता है। और अब मामलात ये हैं कि जज को ब्लैकमेल करने या फिर जज तब्दील करने की तैयारियां की जा रही हैं। कोई कर्नल साहब हैं जो इन जज साहब को हैंडल करते हैं, उनकी कोई तू तकार भी हुई है जज साहब के साथ, और कहा यह जा रहा है, ये एक साइड की स्टोरी है। मैं दोबारा कह दूं कि जो ज़राए हैं बहुत कोई मुस्तनद ज़राए नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि कर्नल साहब की इनके साथ जेल के अंदर ही बैक एंड के ऊपर किसी जगह पर तू तकार हुई है, और इनकी मर्जी का जज साहब जो है वो फैसला नहीं सुना रहे। ये हमारे ज़राए हमें फीड कर रहे हैं। लग भी ऐसे ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने ये पूरा माहौल बनाया था, उस माहौल में लग तो यही रहा था कि आज ये सज़ा सुनाएंगे, क्योंकि इनके अपने पूरे टाउट्स जो हैं उन्होंने ये मामला बनाया था। फिर जज का जिस तरीके से चले जाना और ये कहना कि फ़ैसला मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं सुना नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। याद कीजिए जब तोशाखाना 1 का केस सुनाया था, क्योंकि केसेस भी बहुत बने हुए हैं, कभी तोशाखाना 1, कभी 2, ट्रेनों की तरह केस बनाए हुए हैं। तो याद कीजिए इमरान खान साहब अपने लाहौर की रेजिडेंस पर थे,
उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा। वो अदालत में मौजूद नहीं थे और इधर से फैसला सुनाया था, उधर पुलिस पहले ही गेट पे खड़ी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त इमरान खान जेल में है, इन्हीं की तहवील में है और ये कहते हैं कि वो अदालत में नहीं आए, इसलिए हम फैसला नहीं सुना रहे। फिर याद कीजिए हाल ही में खालिद खुर्शीद, जी हाँ, साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मोतबर नाम, उनको जो कई दहाइयों पर मुहित सज़ा सुनाई गई, मीन लंबी ही सज़ा सुना दी गई उन्हें, वो भी अदालत में मौजूद नहीं थे। और भी बीसियों ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर सज़ाएं सुनाई जाती हैं लेकिन लोग अदालत में मौजूद नहीं होते। और ये आज एक नया झूठ गढ़ा गया है कि क्योंकि अदालत में मौजूद नहीं थे, हालांकि अदालत में लोग मौजूद थे। तो ये सब कुछ, इसकी मंतिक मैंने आपको बताया कि दो ही हो सकती हैं। एक तो जो हमारे ज़राए ख़बर दे रहे हैं कि जज जो है वो ये सज़ा नहीं देना चाहता क्योंकि इसमें कोई ग्राउंड्स मौजूद नहीं है और सज़ा देने के बाद जैसे पुराने मुकदमे जाके हाई कोर्ट में पिट गए, इस केस में तो कुछ भी नहीं है। उनको तो अगर कोई 4 पेशियां लगी हाई कोर्ट में पिटने की, ये तो पहली पेशी पे फारिग हो जाना है। तो ऐसे हालात में जज की जो रिलक्टेंस है, उसके ऊपर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है कि यही सज़ा दो, इतनी लंबी दो, और जज कह रहा है कि पहले तो मैं सज़ा ही नहीं दे सकता हूँ तो इतनी लंबी नहीं दे सकता। और इन मामलात के ऊपर जो वहाँ पर गुत्थम गुत्था हुए हैं, उसमें अब शायद या तो फिर जज तब्दील करें या ब्लैकमेल करके किसी तरह से भी। आपको पता ही है जज अब्बास के साथ क्या किया गया था, उनके घर का मीटर जो है वो जला दिया गया था बहावलपुर के अंदर, उनको बिल्स भेजे गए थे, उनके ख़ानदान को हरासा किया गया था, उनकी अदालत पे कब्ज़ा कर लिया गया था, फायरिंग की गई थी और ट्रांसफार्मर उड़ा दिया था अदालत का। तो आपको पता है उसके अलावा जो आपको याद होगा 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उनके साथ क्या कुछ किया गया था, बेडरूम्स में कैमरे लगाने से बहुत कुछ। तो अब इन जज साहब की भी मेरा ख्याल बारी है और इनको अब किसी ना किसी तरह से ब्लैकमेल करके कोशिश की जाएगी ये फ़ैसला लेने की। बहरहाल आज जब ये फ़ैसला मौखर करके निकले तो साथ ही हुकूमती वज़रा जोड़ी भी बड़ी अच्छी थी, डंटोनक साहब थे, साथ तलाल चौधरी साहब थे, दोनों आकर बैठे और दोनों ने, ज़रा गौर आपने करनी, दोनों ने यूनिवर्सिटियों पे बात करना शुरू की। दोनों माशाल्लाह बहुत बड़े माहिर तालीम हैं। दोनों ने बात की कि ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी है, इसमें किसी को तालीम नहीं मिल रही, यहाँ पर सिर्फ चंद नादार लोग इस तहकीर के साथ नादार लोगों का नाम ले रहे थे, बिल्कुल उसी तहकीर के साथ जैसे चंद दिन पहले बाजी मरियम ने अपनी बाजू लंबी करके ये किया था जो फीमेल प्रोफेसर्स बैठी हुई थी वहाँ पर गालिबन सरगोदा में, और उनको कहा था कि खामोश हो जाएं, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। ऐसे तो कोई मेरा ख्याल है कि अपने पालतू जानवर के साथ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, जानवरों के भी हकूक़ हैं और एहतराम है, जैसे ये लोग इंसानों के साथ और वो भी सामने बैठी हुई प्रोफेसर्स के साथ करते हैं। तो दुरुस्त कह रहे हैं कि इनको यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी तालीम हासिल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये पहले मरियम साहबा ने क्या किया था, ये ज़रूरी है आपकी याददाश्त के लिए कि आपको याद रहे कि बाजी किस चीज़ से डिस्टर्ब होती हैं। देखिए अब खैर आगे चलते हैं, ये मामला तो हो गया। तो ये जो दोनों वज़रा थे, इन्होंने आज काफ़ी सारे, एक तो इल्ज़ाम ये लगाया कि वहाँ पर कोई पढ़ नहीं रहा, दूसरा इल्ज़ाम ये कि जी वकील बदले। हालांकि जब हम माजी को देखते हैं, इनका इल्ज़ाम ये था कि जो मासूम होता है वो वकील नहीं बदलता। इमरान खान और बुशरा बीबी ने बहुत वकील बदले, हालांकि आपके सामने कोई एक आध इंसिडेंट ऐसा हो सकता है कहीं पे, वरना नहीं। लेकिन इनका माजी देखते हैं तो ये हर केस में आए दिन वकील बदलते थे और वो सब कुछ आपके सामने है। ये खुद ही अपने पाँव पर बैठे वहाँ पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। फिर कह रहे थे कि ये जो बंद लफाफा था, मीन ये कैबिनेट के अंदर बंद लफाफा लाया गया और उस पर फैसला किया गया। ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहा था। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, 3 साल हो गए अब आपको गवर्नमेंट में, 10 अप्रैल 2022 से आप लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं। वो बंद लफाफा किस चीज़ से बंद है जो आपसे खुला नहीं? 2 चीज़ों का मुझे आज तक समझ नहीं आती। एक मंतक ये है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, ये जब DGISI थे तो इनके पास एक फ़ाइल थी जिसमें सबूत थे बुशरा बीबी की करप्शन के। वो इमरान खान के पास लेकर आए और इमरान खान ने गुस्सा किया और बदले में DGISI को उनके ओहदे से हटा दिया। ओके, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो फाइल आज तक बाहर क्यों नहीं आई? अब तो वो DGISI नहीं बल्कि आर्मी चीफ हैं और पिछले अब तकरीबन 2 साल से हैं और 2 से भी ज़्यादा साल से हैं। तो अब इन हालात के अंदर आप बताइए कि वो फाइल किधर गुम हो गई? वो फाइल जो है वो लानी चाहिए थी। अगर उसमें करप्शन के, तब आपको बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि इमरान खान वज़ीर आज़म थे।
अब तो नहीं, अब तो जेल में है, तो वो फाइल कौम के सामने रखनी चाहिए थी। 1 नंबर 2, आप ये बात हमें समझ नहीं आती कि अगर अलकादर ट्रस्ट केस, जिसे आप 190 मिलियन केस कहते हैं, उसका लफाफा बंद था तो खोल दीजिए वो लफाफा, ताकि आवाम को पता चले कि जिस मलिक रियाज के ऊपर आपने इतना जुल्म सितम और प्रेशर डाला कि वो इमरान खान के ऊपर जाली या झूठी कोई गवाही दे दे, और उसने इनकार किया, उसी मलिक रियाज ने, उनके बेटे से आपने किस तरीके से ज़्यादा पैसे, वो भी ब्लैकमेलिंग की होगी तब मलिक रियाज के साथ यकीनन, वरना मार्केट रेट से ज़्यादा पैसों पर वो आपकी प्रॉपर्टी क्यों खरीदते। तो इस अलकादर ट्रस्ट केस के पीछे जो सारा कुछ है, वो नवाज शरीफ के बेटे के वो पनामा वाले अपार्टमेंट्स हैं जो बिके थे और महंगे दामों मलिक रियाज को बेचे थे। क्यों खरीदेंगे मलिक रियाज महंगे दामों? ज़रूर उस वक्त भी उनके साथ किसी न किसी किस्म का उनको विक्टिमाइज़ किया होगा, उनकी जो प्रॉपर्टी के बिजनेस थे, दूसरी चीज़ें थी, उसके ऊपर निशाना बनाया गया होगा और उन्हें मजबूरन ये काम करना पड़ा होगा। तो वो बात कोई नहीं करता, तो लिफाफा खोलिए ताकि कौम को पता चले कि इस लिफाफे में क्या है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि आज एक एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखेंगे। खबर ये है कि बहुत ही डेस्परेटली पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन और शरीफ ख़ानदान ये चाहता है कि सदर ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उसका एक पास जो है वो मैसर आ सके। 2 आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, एक भी आ जाए तो बड़ा है, और अगली जो दो चार लाइनें उनमें ना भी हो, कहीं दरमियान में भी हो, बस मिल जाए किसी जगह का पास। पिछला ज़्यादा मिलेगा तो इसहाक डार को भेज देंगे, अगला मिलेगा तो शहबाज शरीफ को भेज देंगे, बस पास मैसर आ जाए, क्योंकि ओथ टेकिंग सेरेमनी में हम जाएं तो थोड़ा सा प्रेशर हमसे उतरे। चंद महीने पहले नवाज शरीफ साहब भी यहाँ आए थे। सुबह के व्लॉग में उनकी भी कुछ कहानियाँ आपको रखेंगे कि वाशिंगटन डीसी में वो आए तो क्या लेने आए थे, वो एक अलग बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताते हैं इस वक्त कि ये जो पास हासिल करने की सारी जुस्तजू है, ये अब हिंदुस्तानी लॉबी शरीफ ख़ानदान के लिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रही है। आप हैरान हो गए होंगे। ये सारी दास्तान शुरू हुई जाती उम्रा में। पिछले दिनों हुसैन नवाज़ के बेटे की शादी थी और उस शादी में हिंदुस्तान से 2-3 बड़े ख़ास मेहमान आए थे। नाम मैं नहीं ले रहा, और मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो फैमिली या जो लोग जाती उम्रा आए थे, जहाँ पर मीटिंग हुई थी जाती उम्रा में, और वहाँ पर हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रंप के मामलात को जो है वो मैनेज करके दिया जाए। अब बात सामने आ रही है, और वो सामने हमारे सामने जो हमारे वाशिंगटन डीसी में ज़राए हैं, वहाँ से पता चला है कि वो जो लोग जाती उम्रा हिंदुस्तान से आए थे, उनमें से एक शख्स के छोटे भाई ने स्पेशल ट्रैवल किया है, और ट्रैवल करके वो आए हैं वाशिंगटन डीसी और यहाँ बैठे हैं, और यहाँ भरपूर दिन रात कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ या इसहाक डार के लिए एक पास हासिल करने का। और हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि हिंदुस्तानी लॉबी जो है वो खासी डीप इंट्रेंच्ड है। तो मैं आपको अभी रिकॉर्ड पे रख दूं कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं कर सकी। जो यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसडर शेख साहब हैं, उनकी बहुत खिंचाई हुई है, उनका जो स्टाफ है उनकी बहुत खिंचाई हुई है, बहुत कोशिश की उन्होंने। और जो इनके टाउट्स हैं यहाँ पर, एम्बेसी के आगे से टाउट्स हैं, ये चौधरी साहब के टाउट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपने उन्हें कहना है, उन्होंने भी अपने ताईं बड़ी कोशिश की, लेकिन ओथ टेकिंग सेरेमनी का उन्हें पास मुयसर नहीं आ सका। फिर इस चीज़ का बेड़ा अब बाजी मरियम और उनके वालिद नवाज शरीफ ने उठाया, और उनके वो जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश की गई, और वो अब वाशिंगटन डीसी में ये काविश कर रहे हैं। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, 100% तो जाहिर है जब तक पास इनको नहीं मिलता मैं नहीं कह सकता, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे माइट गेट दैट इन्विटेशन, और आप इनमें से किसी नमूने को फिर यहाँ पर देखें। लेकिन अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अब जो ऑब्जेक्टिव हैं खित्ते में आने वाले दिनों में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और हिंदुस्तान के कई जगहों पर कन्वर्ज कर रहे हैं, और वो किन किन जगहों पर कर रहे हैं वो ज़रा आपने बारीक बीनी से चीज़ें देखते रहना है। अच्छा जी, अगली खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो शेर अफजल मरवत को शोकास जारी किया गया है। 3 महीने के लिए उनको ये शायद 3 महीने कह दिया मैंने, शायद तीसरा शोकास उनको जारी किया गया है, या दूसरा है, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, लेकिन उनको पहले भी इससे शोकास जारी किया गया है। अच्छी बात यह है
कि उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि वो अगले 2 हफ्ते मीडिया से दूर रहेंगे। मेरा ख़्याल है, मेरा मशवरा उनको ये है बरादराना, कि वो 2 हफ्ते नहीं, वो तब तक दूर रहें जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ जाते। जब इमरान खान जेल से बाहर आएँ, तो वो इमरान खान के सामने अपना पूरा मुकदमा रखें और फिर इमरान खान उनका फ़ैसला करें, क्योंकि वो जिस तरह के बयानात देते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली 90% अपने ही तरफ गोल होता है और वो बयानिया होता है जो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाता है। हो सकता है वो जानबूझ के ऐसा ना करते हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वही बयानिया बन जाता है जो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फील्ड करना चाहती होती है। तो इसलिए मेरी उनसे बरादराना, दोस्ताना, मुखलिसाना ये मशवरा है उनको कि ये मेहरबानी करके 2 हफ्ते ना अपने ऊपर ये जुल्म कीजिए, ये आप लंबा अपने ऊपर एहसान कीजिए, और जब तक इमरान खान जेल से नहीं आते, वो महीना लगे, वो 3 हफ्ते लगे, वो 2 महीने लगे, वो जितनी देर भी है, आप मीडिया के सामने कोशिश कीजिए कि कम से कम अपीयर हुई, ताकि आप अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचा सकें और तहरीक इंसाफ को भी आप मज़ीद नुकसान ना पहुंचा सकें। मामला इसके पीछे क्या था वो आपको पता ही है कि उन्होंने सलमान राजा साहब को पहले तो सेक्रेटरी जनरल मानने से इनकार कर दिया था, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हो रहे हैं सारी जो नेगोशिएशन हो रही है उसके ऊपर उन्होंने बहुत उल्टे सीधे उन्होंने जो बयानात दिए, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों की इजाज़त मिली थी मिलने की इमरान खान को, तो और वो इन मुज़ाकरात में कलीदी हैसियत रखते थे और शामिल थे, और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और उन्होंने मिलने जाना था। नहीं, वो ये बात गलत बता रहे हैं आपको। असल में 4 लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दी थी या डिज़ायर की थी कि वो इमरान खान से मिले जब धरना हो रहा था या एहतजाज हो रहा था, जिनमें ये तीनों तो थे दोस्त, लेकिन इनके साथ अली मोहम्मद ख़ान साहब का भी नाम था। फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब भी नहीं आए और ये भी नहीं आए, और इन्होंने कहा कि मैंने गिरफ़्तार हो जाना। मेरा नहीं ख्याल कि जब इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद बुला रही थी तो उन्होंने वहाँ गिरफ़्तार करना था। मेरा ख्याल है इन्हें पता था कि वहाँ आगे से खान साहब से डांट पड़नी है, इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम जाएगा, खान साहब आगे से गुस्से में आएंगे, तो इसलिए दोनों हजरात ने मेरे ख्याल में तो अक्लमंदी की, ना जाकर जैसे वो अक्लमंदी की है वैसे ही मेरा मशवरा ये है कि अब आपने ये जो शोकाज के बाद ही चले, आप अगर बाज आ रहे हैं मीडिया से, तो बरादराना मशवरा मेरा यही है कि एक अच्छा काम है। आपने ये बयान दिया कि आप 2 हफ्ते रहेंगे, तो हर चीज़ पे आप पे तनकीद करनी नहीं बनती। हम आपकी इस बात की सताइश करते हैं। आप कोशिश कीजिए कि कुछ अर्सा मीडिया से ज़रा साइड पे रहें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने एफबीआर की रखनी है। एफबीआर ने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। एफबीआर ने 1010, जी हाँ, 1010, कोई 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100, 200, 300, 400, 500 नहीं, पूरी 1010 होंडा सिटी कारें जो हैं वो ब्रांड न्यू ख़रीद के एफबीआर के अफसरान के हवाले करने का फ़ैसला किया है। और ये कोई आला अफसरान की हम बात नहीं कर रहे, ग्राउंड के ऊपर और दूसरे अफसरान को ये गाड़ियाँ देने का फ़ैसला किया है, और इनका ख्याल ये है कि ये गाड़ियाँ देने से रिश्वत में कमी आएगी और टैक्स का जो है वो जो नेट है वो बढ़ेगा और टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी। मैं अभी आपको लिख के दे देता हूँ कि आप इन्हें ये वाली गाड़ियाँ छोड़ के एलॉन मस्क से रॉकेट भी ले दें, तो इन्होंने टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ानी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो वो पब्लिक किट्टी में जाएगी, इन्होंने अपनी जेबों में डालने, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम बन गया है। जब ऊपर चौधरी साहब से लेकर नीचे सब तक पैसा खा रहे हैं, तो फिर एफबीआर के अफसरान कहते हैं हम क्यों ना खाएं, तो वो मामला जो है वो इससे मत चल रहे हैं। लेकिन हमारी भी एक अजीब ही बात है, हमारे कोई जनरल साहब अगर किसी प्रोफेसर साहब का ख़िताब सुन लेते हैं, किसी मौलाना साहब का सुन लेते हैं, और उन्हें 4 मिनट ये खौफ खुदा आता है, तो उन्हें लगता है कि यार मेरे जो मेरे जूनियर्स हैं ना, उनको भी मैं ये खुतबा सुनवाऊँ या ख़िताब सुनवाऊँ, तो उससे वो ईमानदार हो जाएंगे। तो फिर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ, कभी एफबीआर में, कभी कहीं, कभी मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया जाता है, कभी प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब को बुलाया जाता है, कभी किसी और मोतबर शख्सियत को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है इन्हें लेक्चर दें। सर, इन्हें लेक्चर छोड़ के आप जो मर्ज़ी दे दें, ये अब री इंजीनियरिंग करनी पड़नी है ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्क्रैच से, क्योंकि ये जो मौजूदा कल्चर है इसमें इस काम से ये बाज नहीं आ सकते। बहरहाल ये जो 1010 गाड़ियाँ हैं, जो अरबों रुपए का टैक्स पेयर का पैसा इसके ऊपर लगेगा, ये अब अल्लाह ही जाने कि इसका क्या बनता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।